नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए चार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और ये चारों प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को जरूर टच करिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर √28 है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, है ना, जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल पाए, और यहां पर √7 दिख रहा है, वो भी नहीं है। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको चार प्रश्न बताने वाला हूं और चारों ही प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बेसिक तरीके को आप सीख सके। जैसे इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, देखिएगा मैं जानता हूं कि इसको मैं दो ऐसे भागों में तोड़ूंगा जिसमें √7 कहीं ना कहीं आया हो। निश्चित रूप से इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, √7 गुणित 2, ठीक है, 7 दूनी 14 और यहां पर फिर करेंगे, है ना, 14 दूनी 28। इसका मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं और माइनस √ यहां पर क्या लिखेंगे, 7। इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या दिख रहा है ये 2 बार आया है और यहां पर वर्गमूल है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार बाहर निकालेंगे तो हमारा प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा, 2 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा √7 और यहां पर भी आ जाएगा √7। भाई अब ये तो प्रश्न बहुत सरल हो गया है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कंडीशन आता है जिसमें दोनों में वर्गमूल क्या हो, अगर बराबर है, तब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए हम √7 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो इधर 2 बचेगा और यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। यहां पर हमने √7 को कॉमन निकाला है, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा और यहां पर √7। कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है, √7 ही आ रहा है। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को हम बना सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को भी बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें देखिए यहां पर देखिए हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे ए में 32 दिया है, बी में 64 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में 128 दिया है। लेकिन इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए इस प्रश्न को बनाने का भी बहुत ही सरल सा तरीका है। देखिए इसको हम वर्ग ना करें, मतलब इसको वर्ग ना करें, तब हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। चाहे तो ये दिया है जैसे 2 का घात 6 दिया है, 2 का घात 7 दिया है, पहले इसको हम हल कर लें तब भी बना सकते हैं, या फिर इसका सबसे सरल तरीका यह है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का घात 1, है ना, और गुणित 2 का घात 6 के रूप में लिख सकते हैं और यहां पर 2 का घात कितना है, 6 है। ऐसा करने से हमें फायदा यह हो रहा है कि दोनों में देखिए 2 का घात 6 आया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का घात 6 दोनों में आया है, उसको कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचा है, 2 का घात 1 का मतलब तो 2 ही होता है और यहां पर लिख लेंगे 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन निकल चुका है। अब भाई 2 का घात आपको क्या करना है, 6 बार गुना कर रहे हैं, तो भाई इसका उत्तर कितना आ रहा है, 2 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास तो 2 का घात 6 ही आ रहा है। और देखिए 2 का घात 6 का मतलब कितना होता है, फिर 2 का घात आप कितना बार गुना करेंगे, 6 बार गुना करेंगे। निश्चित रूप से इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका मान और इसका मान। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका भी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो ये भी बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। इसको देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को जब बनाते हैं ना तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहां पर देखिए इसमें भी वर्ग क्यूब दे दिया है, यहां पर भी क्यूब दे दिया है, मतलब दोनों में ही घात जो है 3 दिया है, तो लोग क्या करते हैं, इसको और इसको कटा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि यहां पर देखिए 40% का घात दिया है 3, उसी प्रकार 80% का घात दिया है 3, लेकिन दोनों को भाग भी दिया गया है। और भाग का नियम हम जानते हैं, मतलब घातांक का नियम जानते हैं। घातांक का नियम क्या कहता है, अगर भाई a का घात अलग है और b का घात अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, a और b का घात, देखिए a का अलग से घात 2 है और b का अलग से घात 2 है, लेकिन दोनों का घात अगर बराबर है, देखिए दोनों का घात बराबर हो, a का घात n है और b का घात n है, देखिए दोनों में ही घात क्या है, बराबर है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a बटे b लिखेंगे और दोनों का ही घात 1 लगा देंगे, मतलब बराबर लगा देंगे। तो देखिए दोनों में घात क्या है, बराबर है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो भाई इसमें भी देखिए दोनों में घात कितना है, 3 है, मतलब यहां पर 80% लिखेंगे, ठीक है, नीचे में 40% लिखेंगे और पूरे का घात कितना दिया है, 3 दिया है। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 80% ऊपर में भी है, 40% नीचे में भी है, तो भाई इसको हम किस रूप में हल करेंगे, या तो हम इसको 80/100 कर दें, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो बटे 100, उसी प्रकार इसको हम 40/100 कर दें। देखिए दोनों को हम बहुत आसानी से हल कर रहे हैं। फिर पूरे का घात कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये 100 तो 100 से कटा देगा, है ना, कट जाएगा। और आगे हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर ले जाता हूं इसको थोड़ा से,
ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये तो कट गया, तो हमारे पास ऊपर में केवल 80 बचा है और नीचे में बचा है केवल 40। इसका मतलब इसका घात 3 करेंगे। अब यहीं पर आप इसका वर्ग करने मत लग जाइएगा, क्योंकि ये 0 0 भी कट रहा है, मतलब अब आपके पास 8/4 ही बचा है और यहां पर घात कितना हो गया है 3। अब इसको जब आप कटाएंगे, देखिए 4 दूनी 8, मतलब 2 का घात कितना बच गया 3। अब 2 को आप 3 बार गुना करके देख लीजिए, सॉरी यहां पर 2 करेंगे, 2 का घात 3 बार करेंगे, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो रहा है 8, मतलब आपका उत्तर कितना आ रहा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें दोनों में प्रतिशत हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल भी प्रतिशत में नहीं आता है। आप क्या करिएगा, इस प्रकार के सिंपल इस प्रश्न को बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम वो आखिरी प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको पहले इनको समझना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो भाई आपका इसका बेसिक तरीका ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी शून्यों की संख्या पूछा जाए तो शून्यों की संख्या को इकाई साइड से पूछा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार दिया हुआ है ना, इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो भाई इसमें शून्यों की संख्या ये बीच वाले संख्या को नहीं गिना जाता है, ठीक है। शून्यों की संख्या कहां से गिना जाता है, इकाई साइड से। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, क्योंकि बीच में संख्या जो शून्य होता है उसको नहीं गिना जाता है। तो भाई इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे फिर, तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं पहले आपको इसका बेसिक तरीका बता देता हूं कि 100 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, मतलब इकाई साइड से। तो भाई इसका बेसिक तरीका यह होता है, जो भी संख्या दिया हो और वो यदि गुणनखंड के रूप में हो, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसमें अगर 5 को 2 से गुना किया जाए, जब जब 5 का जोड़ा होगा 2 के साथ, तब कितना बनेगा, 5 दूनी 10। मतलब जब एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनेगा, मतलब दोनों का गुना किया जाएगा, तो 1 0 होगा। उदाहरण के लिए 5 गुणित 2 गुणित 7, यहां पर कुछ भी करते हैं, 4 गुणित 5 करते हैं, तो यहां पर 5 और 2 का कितना जोड़ा बन रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, क्योंकि 4 को हम 2 गुणित 2 में लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर 5 और 2 का एक जोड़ा, यहां पर भी 5 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो यहां पर जितना जोड़ा बनेगा उतना जीरो की संख्या होगा, मतलब इसमें कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 2 होगा। लेकिन इसको प्रूव करके देख भी लीजिएगा, जैसे यहां पर देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और यहां पर 5 चौक 20, मतलब 10 को आपको गुना करना पड़ेगा 20 से, और 20 दहान 200। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में जब वो गुणनखंड के रूप में हो, और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब जब इसको हम हल करते हैं, उदाहरण के लिए 5 फैक्टोरियल में पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 करूंगा, फिर 5 चौक 20 है ना, और 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, मतलब यहां पर कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। तो शून्यों की संख्या कितना हो रहा है, यहां पर 1 हो रहा है। तो भाई इतना लंबा चौड़ा तो हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 टिक अपनाएंगे। तो 60 टिक कैसे अपनाएंगे, जो भी प्रश्न आपको दिया है, चूंकि हम जान गए हैं कि जब भी फैक्टोरियल की बात करेंगे, या फिर 10 फैक्टोरियल की बात करेंगे, या फिर 15 फैक्टोरियल की बात करेंगे, चाहे 100 फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या को हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो कहां तक लिखेंगे, उसको हम 1 तक लिखेंगे घटते क्रम में। अगर 10 लिखे हैं तो 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित, है ना, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिखेंगे। और इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा 5 और 2 का कितना जोड़ा पड़ रहा है। निश्चित रूप से अगर इसको मैं जोड़े के रूप में लेना चाहूं तो यहां पर 10 लिखा, उसमें कहीं ना कहीं 5 और 2 आया हुआ है। देखिए 5 और 2 आया हुआ है, और यहां पर जो 5 दिख रहा है ना, यहां पर 5 दिख रहा है, और चाहे तो हम 2 इसमें से निकाल लें, या फिर इसमें से निकाल लें, या फिर इसमें से निकाल लें, या फिर इसमें से निकाल लें। कहीं ना कहीं हमें 5 और 2 का एक जोड़ा मिल रहा है, क्योंकि 5 और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो 5 और 2 का एक ही, मतलब 2 जोड़ा मिल रहा है। तो अगर हम 100 को प्रसार करें फैक्टोरियल के रूप में, तो हमें कितना जीरो मिलेगा, 2 जीरो मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको 60 ट्रिक बता देता हूं, इतना तो समझ आ गया है, जब भी 5 का संयोग होता है 2 के साथ तो शून्य होता है, ठीक है। तो उस गुणनखंड में आपने अगर कोई भी संख्या दे दिया, उदाहरण के लिए बोलता है कि 5 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 14, है ना, गुणित 20 गुणित 2, इस प्रकार दे दिया है, तो भाई इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तब तो हम कैलकुलेटर में प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है कैलकुलेटर इतनी बड़ी संख्या का गुना ना कर सके, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें मैंने जो तरीका बताया है कि आपको इसमें केवल 5 और 2 का जोड़ा ढूंढना है, कितना जोड़ा बनता है। उदाहरण के लिए
5 तो यहां पर है, अब हम इसको 2 का जोड़ा बनाना है तो यहां से हम 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 गुणित 2 बराबर कितना होता है 8, तो 5 गुणित 2 का एक जोड़ा यहां पे बना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर तो 5 नहीं है, यहां पर भी 5 नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर देखिए 5 चौक 20। ठीक है, तो यहां पर हमें एक 5 मिल रहा है और 2 तो बहुत सारे हैं, तो 5 गुणित 2, यहां पर एक और जोड़ा मिला, यहां पर एक और जोड़ा, मतलब अर्थात यह है कि 5 और 2 के जितने जोड़े मिलेंगे ना उतना ही शून्य होता है यदि वो गुणनखंड के रूप में दिया हो तो, चाहे कोई भी संख्या हो भाई। इसका मतलब तो बहुत ही शानदार तरीका मिल गया है। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हमारा मेन प्रश्न है कि अगर 100 का फैक्टोरियल दिया है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई आप क्या करेंगे, देखिएगा 100 गुणित अगर 99 करते हैं, गुणित 98 करते हैं, गुणित 97 करते हैं, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी फैक्टोरियल वाला संख्या दे, उदाहरण के लिए अगर 15 फैक्टोरियल का दे, है ना, मैंने अभी आपको बताया था 10 फैक्टोरियल का निकाल के बताया था या 5 फैक्टोरियल का बताया था, तो आपको क्या करना है, जिस फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए कहा गया है शून्यों की संख्या, तो इसको आपको 5 से भाग देना है, और 5 से तब तक भाग देना है जब तक वो भाग जाता है, शेषफल से मतलब नहीं रखना है। तो देखिए 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 तिया 15, कितने बार भाग गया, 5 या 15। क्या ये जो है और 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 3 ही होगा, जो कि हमने प्रूफ कर रखा है। यहां पर देखिए अगर 10 फैक्टोरियल की बात करें तो 10 को हम प्रसार करेंगे, जो मैंने अभी प्रसार करके बताया था, तो 10 को आपको भाग देना है 5 से, 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या 2 होगा, जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रूफ किया था। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 5 को आप भाग देंगे 5 से, 5 फैक्टोरियल को, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, यहां पर भाग देंगे 5 से, कट गया। तो इस प्रकार आपको नहीं हल करना है, आपको क्या करना है, 5 से भाग देने का मतलब केवल इसको 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने कितने बार आया, एक बार भाग गया। यहां पर आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर आप 5 और 2 का जोड़ा बनाइए। कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, तो कितना उत्तर आ रहा है, 1 शून्य ही आ रहा है। देखिए 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 हो रहा है, तो उसमें 1 शून्य ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी बार भाग जाता है उतना शून्य उसमें होगा। इसका मतलब 100 है, भाग देंगे 5 से, क्योंकि इसको गुना करके तो हल नहीं कर सकते, तो इसको हम भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद यहां पर शून्य है, भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 20 करेंगे। अगर वो भाग जाता है तो फिर से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, यहां पर 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20। अब ये भाग नहीं जा रहा है, तो जितना बार भाग गया था, कितने बार गया था, एक बार 20 बार में गया था और एक बार 4 बार, तो दोनों संख्याओं को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और ये उसकी शून्यों की संख्या होगी। मतलब यहां पर क्या है, 100 फैक्टोरियल है ना, 100 का फैक्टोरियल दिया है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो उसमें शून्यों की संख्या 24 होगा। जी दोस्तों, इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, मतलब मुझे अगर 80 फैक्टोरियल कहा गया है और इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा अगर पूछा जाए, तो आप बताइए कितना होगा। या फिर उसी प्रकार मुझे कहा दिया जाए कि 55 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आप लोग मुझे इस प्रश्न के उत्तर जरूर कमेंट करिएगा, ए और बी का। निश्चित रूप से इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।